बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। जैसा कि आपको मालूम है, वन बाय वन आपके लेसन, आपकी गज़लें और आपकी नज़में हम कंप्लीट करवा रहे हैं। अब आपकी बुक जो है ये आखिरी मराहल में शामिल हो चुकी है और आखिरी लेसन जो हैं इनके स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमारी ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ना है ये एक सफ़रनामा है। और ये सफ़रनामा जो है ये किसने लिखा है? ये सफ़रनामा रज़ा अली आब्दी ने लिखा है। रज़ा अली आब्दी जो हैं ये 3 नवंबर 1935 को जो हैं ये पैदा हुए हैं और यहाँ पर इनकी ये तारीख़ विलादत दी गई है। और तारीख़ वफ़ात इसलिए नहीं दी गई, जो कि बच्चों का अक्सर क्वेश्चन होगा, कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हयात हैं, अभी ज़िंदा हैं, जिसकी वजह से उनकी सिर्फ़ तारीख़ विलादत दी गई है। 30 नवंबर 1935 को रज़ा अली आब्दी जो हैं ये पैदा हुए। तो रज़ा अली आब्दी रोड़की ज़िला हरिद्वार उत्तराखंड इंडिया में पैदा हुए। अब यहाँ पर आपके लिए तारुफ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तारुफ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि तारुफ में से आपको एमसीक्यूज़ भी आएंगे और तारुफ में से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे। तो मसलन अब ये कॉन्सेप्ट आपका एमसीक्यू बनेगा कि उनके वालिद का ताल्लुक कहाँ से था? उनके वालिद का ताल्लुक लखनऊ से था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको और ये एज ए एमसीक्यू भी आ सकता है। 1950 में वो पाकिस्तान आ गए और बचपन से ही पढ़ने पढ़ाने का शौक था और इसीलिए 20 बरस की उम्र में पहली बार उन्होंने अंग्रेज़ी खबर का कोई तर्जुमा भी किया। और 1965 की जो पाक भारत जंग हुई तो उन्होंने अमली तौर पर रोज़नामा हुर्रियत के साथ मुंसलिक हुए। उस वक़्त की रोज़नामा हुर्रियत का मतलब है रोज़ाना आने वाली अखबार, उसमें से उनके साथ मुंसलिक हुए और चुनाचा जंग के तमाम हालात व वाक़यात को रोज़नामा हुर्रियत में रिपोर्ट करते थे। तो इस वजह से उनका लिखने लिखाने का शौक जो है ये शुरू से ही जारी था। अब यहाँ पर आपको एमसीक्यू आ सकता है कि वो अमली तौर पर रोज़नामा हुर्रियत के साथ कब मुंसलिक हुए? 1965 में हुए। और रोज़नामा हुर्रियत में किस हैसियत से काम करते थे? तो यहाँ पर आप पूरा बताएंगे कि जंग के तमाम हालात वाक़यात और कारनामे वो रिपोर्ट किया करते थे। इस तरह से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएगा और एमसीक्यू भी आएगा। उसके बाद मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया चले गए, इंग्लैंड चले गए और फिर वहीं 1972 में बीबीसी से मुंसलिक होकर अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। बीबीसी एक बहुत बड़ा अदारा है और बीबीसी उर्दू के प्रोग्रामों को उन्होंने इतने दिलकश अंदाज में बयान किया कि दुनिया भर में उर्दू बोलने वालों की कदर व मंजिलत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने उर्दू की चीज़ों को पेश किया बीबीसी पर कि उनकी उर्दू जो है उसकी अहमियत पूरी दुनिया में बढ़ गई। और इसके अलावा उन्होंने रेडियाई दस्तावेज़ी प्रोग्रामों की वजह से ख़ासी शोहरत पाई। रेडियाई का मतलब है रेडियो पे आने वाले जो दस्तावेज़ी प्रोग्राम हैं उनकी वजह से भी शोहरत पाई और 1996 में वो रिटायर हो गए। अब आगे उनके बारे में जो लिखा गया है ये उनके जो है उनकी लिखाई की, उनके लिखने की खसूसियात, उनकी किताबों के नाम, उनका अंदाज़े तहरीर, उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर पहली लाइन जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि रज़ा अली आब्दी जिन्हें उर्दू, सिंधी, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों पर बड़ा अबूर हासिल है। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, रज़ा अली आब्दी को तकरीबन किन ज़ुबानों पर अबूर हासिल था? तो यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 5 किताबों 5 ज़ुबानों के नाम लिखे गए हैं। आप 5 की 5 ज़ुबानों का नाम जो है वहाँ पर लिखेंगे। बड़े बसियार नवीस थे। बसियार नवीस कहते हैं बहुत ज़्यादा बोलने वाले को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिला वजह बोलने वाले, यानी कि उनको इन तमाम ज़ुबानों पे कमांड हासिल थी। जिस भी टॉपिक के ऊपर उनसे बात की जाए उनको जो है बात करने का अंदाज बहुत ही खूबसूरत था और वो बातों को बहुत अपना जो कॉलम लिखते थे या बोलते थे, सुनाते थे, सब का सब जो है उनकी खूबसूरती बात करने के अंदाज को जो है वो ज़ाहिर करता था। इसके अलावा अभी तक उनकी जो है 30 से ज़्यादा किताबें छप चुकी हैं और जर्नैली सड़क, शेर दरिया, जहाज़ी भाई, रेलगाड़ी, पहला सफ़र, कुतुब खाना, उर्दू का हाल, अपनी आवाज़, किताबें अपने आबा की और जाने पहचाने शामिल हैं। और इनमें से निस्फ तसानीफ़ के मुखातिब बच्चे हैं, यानी कि ज़्यादातर किताबें उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सफ़रनामे भी लिखे हैं। और अब आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा कि रज़ा अली आब्दी की कोई सी 3 या कोई सी 4 किताबों के नाम तहरीर करें, तो आप इनमें से कोई सी भी 3 या 4 किताबों के नाम तहरीर कर देंगे। उसके बाद यूँ तो रज़ा अली आब्दी की हर तसनीफ़ ही अहम है, मगर
इस वक्त हमारा रोए सुखन उनके सफ़रनामे जरनैली सड़क की तरफ है। जरनैली सड़क जीटी रोड को कहा जाता है। अभी हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये तवील जरनैली सड़क जिसे जीटी रोड कहा जाता है और जो मौजूदा बांग्लादेश को अफगानिस्तान के साथ मिलाती है। बरे अजीम के हुक्मरान शेर शाह सूरी 1472 से 1545 ने अपने दौरे इक़्तिदार में तामीर कराया था। इस सड़क को जो है शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था और यहाँ पर जो शेर शाह सूरी के सन लिखे गए हैं ये भी उनकी तारीख़ सने विलादत है और ये उनका सने वफ़ात है। आपको ये भी एमसीक्यू में आएगा। अपने दौरे इक़्तिदार में तामीर करवाया था। इस सड़क की छानबीन में रज़ा अली आब्दी ने 1 माह तक मुसलसल सफ़र किया। सफ़रनामा ऐसे ही नहीं लिखा जाता। सफ़रनामा लिखने से पहले आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करनी पड़ती है, पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, पूरी तहकीक करनी पड़ती है, तब जाके आप सफ़रनामा लिखते हैं। तो रज़ा अली आब्दी ने तकरीबन 1 माह जो है इस सफ़रनामे को लिखने से पहले मज़ीद मालूमात को हासिल किया। काफ़ी मालूमात उनको पास थी लेकिन फिर भी उन्होंने मज़ीद तहकीकात की। इस किताब में जर्नैली सड़क पर वाक़या तमाम अहम आबादियों और उनकी वजह तस्मिया कि वो कैसे बनी और गाँव वगैरह किस तरीके से बनाए गए और उनकी सकाफ़त का ज़िक्र है। मुसन्निफ़ की ये तहरीर तंज़ो मिज़ाह, उदासियों और खुशियों के मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन है, मुख्तलिफ़ रंगों से सजी हुई है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा किताब में आपका ये सबक नंबर 10 है और नाम इसका इंतहाई खूबसूरत लिखा है उन्होंने, लड़ी में पिरोए हुए मंज़र। अक्सर हम पढ़ते हैं लड़ी में पिरोए हुए मोती। तो बस ये क्योंकि मनाज़र के बारे में है, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, जगहों के बारे में है, मुख्तलिफ लोगों के बारे में, इसलिए उन्होंने मंज़र लिखे हैं लड़ी में पिरोए हुए मंज़र, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जो है टॉपिक लगता है, उन्वान ही बहुत ज़्यादा पुरतासीर है। तो अब हम देखेंगे कि जो है ये सफ़रनामा जो है किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो आप ये देखें, जब आपने किसी भी इलाके का सफ़र करना है और उसके बाद आपने वो उसके सारे के सारे, जैसे आप किसी भी टूर पे जाते हैं तो आप उसकी हर पॉइंट जो है, हर जगह जो रास्ते में आ रही है उसको आप अपनी डायरी में लिखते चले जाएं और फिर घर आकर उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ कि आपने कैसे वहाँ पर पहाड़ देखे, कैसे दरख्त देखे, कैसी सड़क थी, कैसे पुल थे और कैसे कौन कौन से इलाके दरमियान में आए, उनको जब आप एक कहानी की सूरत में लिखते चले जाते हैं तो उसको सफ़रनामा कहते हैं। सफ़रनामा लिखना बाकायदा एक फ़न है। तो इस तरीके से जो है ये सफ़रनामा जो है इन्होंने लिखा है। इसके अलावा जरनैली सड़क का दूसरा नाम जीटी रोड है। तदरीसी मकासद होते हैं कि इस सबक को पढ़ने का मकसद क्या है और आपने इस सबक को पढ़कर क्या-क्या सीखना है। तो हमें पता होना चाहिए कि जरनैली सड़क जो थी उसका दूसरा नाम क्या था, जीटी रोड अब ज़्यादा बोलते हैं। तो इस सड़क का एक और नाम जरनैली सड़क भी है। और ये सड़क सुनार गाँव बांग्लादेश, अब ये बांग्लादेश में मौजूद है ये गाँव, वहाँ से लेकर काबुल अफ़गानिस्तान का जो शहर काबिल है तक तकरीबन 3600 किलोमीटर लंबी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है। आपको ये एमसीक्यू आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है कि जीटी रोड जो है वो कितनी लंबी है या कितने किलोमीटर पर मुश्तमिल है। आपको ये सारे का सारा उसमें आंसर जो है वो लिखना होगा। और उससे पहले पहल शेर शाह सूरी ने अपने दौरे इक़्तिदार में तामीर करवाया था। ये बात उन्होंने हमें उसमें तारुफ में भी बता दी है, अगेन बता दी है। इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सेकंड वाला जो है बहुत आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे उस बात को क्लियर कर दिया कि जो भी रज़ा अली आब्दी ने लिखा है वो तमाम बातें कोई ख्याली बातें नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये तमाम बातें मुसन्निफ़ की दरियाफ्त करदा हैं। दरियाफ्त करदा का मतलब है उन्होंने पूरी तहकीक की है, पूरी रिसर्च करके उन्होंने ये सबक जो है हमें आगे से जो है पूरी का पूरा लिखा है। क्योंकि सफ़रनामे में आपको आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो किसी और की रिसर्च सामने आ जाएगी तो फिर आपका इमेज ख़राब हो जाएगा। तो सफ़रनामा लिखते वक़्त आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें मुतशाबा अल्फ़ाज़, रमूज़, औक़ाफ़, नदाइया, फ़जाइया, वावैन, कौसैन और ख़त के इस्तेमाल भी पढ़ने हैं और ये ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हुए हैं। तो अब हम इसको दोबारा से भी जो है हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको आपका जो लेसन है जरनैली सड़क,
उसके ये अल्फाज मायने जो हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। सबक नंबर 8 लड़ी में पिरोए हुए मंजर, सफ़रनामा है माखिस, और रज़ा अली आब्दी जो है मुसन्निफ का नाम है। इन्होंने ये लिखा है और इस साइड पर आपको साथ साथ अल्फाज के मायने जो है वो नज़र आते जाएंगे, और साथ साथ जो है मैं आपको लेसन जो है उसकी भी वजाहत करती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज मायने नहीं है स्टार्ट में, और इस वजह से हम लोग जो है आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अजीब सड़क है ये, जरनैली सड़क भी उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया है कि अजीब सी सड़क है ये। आप इस पर चलें और शऊर की आंखें खुली रखें। शऊर का मतलब है अकल, समझ बूझ की आंखें जो है वो खुली रखें। और तो जितने और जैसे मंजर इस राह में आते हैं शायद ही कहीं आते हों। उन्होंने कहा कि आप इस सड़क पर जब चलते हैं तो अपनी शऊर, अपनी अकल की आंखें, अपनी समझ बूझ सामने रखें, तो आपको मनाजर जो हैं वो सारे वन बाय वन नजर आते जाएंगे। आप चलते जाएं, नहायत आबाद सरजमीन, मुआशरत, मईशत और तारीख आपकी हमराह चलती है। अब मुआशरत का मतलब है रहन सहन, मईशत का मतलब है इकोनॉमी, और तारीख का मतलब है हिस्ट्री। उसके आपके साथ साथ चलती है। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलती है, और कहीं इबरत। कहीं पर ऐसे मनाज़र हैं कि जिनसे आप इबरत पकड़ते हैं कि ये इलाके या ये जगह किस कदर खूबसूरत होती थी और आज इनका क्या मुकाम है। और कहीं पर आप हैरान रह जाते हैं कि इस कदर खूबसूरत मनाज़र और इस कदर खूबसूरत चीज़ें, मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे पिरोए हुए हैं। यानी कि एक लड़ी में जैसे एक गांव के बाद दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा आ गया, तो ऐसे लड़ी में जैसे मोती पिरोए होते हैं, इस तरीके से आपके जो हैं गांव और शहर गुजरते चले जाते हैं। उसके बाद आगे वो लिखते हैं कि मैं पेशावर से चला तो बाला हसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नजर आया। बाला हसार जगह का नाम है। उस पर बड़े हरफों में शाहराह पाकिस्तान लिखा था, और किसी वजीर का नाम लिखा था जिसने कभी वो पत्थर लगाया था। अब वो ये कह रहे हैं कि बाला हसार के पास से जब गुजरा तो जो पत्थर था उस पर शाहराह पाकिस्तान लिखा था, और उस वजीर का नाम भी लिखा हुआ था जिन्होंने वो पत्थर लगाया था। कैसा दिलचस्प इत्तेफाक है। अब यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी तलख हकीकत बयान की है। सड़क और वजीर दोनों आनी जानी चीजें हैं। वादी के सड़क और जो है वो वहां पर ही खड़ी है, लेकिन वजीर का सिर्फ नाम लिखा रह गया है और वो इस दुनिया से यकीनन जा चुके हैं। वादी पिशावर अब भी बहुत सरसब्ज नजर आती है। ये पिशावर, अब यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि ये शहर पिशावर के करीब है। जिन जमीनों को आते जाते लश्करों ने बार बार रोंदा होगा, पाँव के नीचे कुचला होगा। अब तक हरी भरी थी। अब यहाँ पर बहुत सारे जो बादशाहत का, जब मुसलमानों का ज़माना था, बहुत सारे बादशाह आए गए थे और बहुत सारे सिपाहियों के लश्कर वहाँ से गुजरे होंगे। कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती है, कभी बिजली के बड़े-बड़े खंभे और मोटे तार साथ दौड़ते हैं, बस्तियाँ आती हैं, गुजर जाती हैं। रमज़ान का महीना था, उनके चाय खाने बंद पड़े थे। अब वो उन्होंने बता दिया कि जिस महीने में वो सफ़र कर रहे हैं, उस वक़्त रमज़ान है और इस वज़ह से चाय के जो भी खोखे बने थे या चाय खाने थे वो बंद पड़े थे। इस तमाज़त कहते हैं चमक को और हरारत को गर्मी के आलम में कहीं से अचानक दरियाए काबिल आ गया। ये नौशहरा के करीब आ जाने की पहचान थी। नौशहरा शहर जो है उसके करीब ही जो है ये काबिल शहर, काबिल दरियाए काबिल है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि काबिल जो है वो करीब आ गया। इससे पता चल गया कि दरियाए काबिल को जैसे पता चल गया कि नौशहरा शहर जो है वो करीब आ गया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये शहर शायद अकबर ने आबाद किया था। कभी यहाँ दरिया के किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कलां, ये दो गांव थे। ये दो गांव के नाम हैं, नौशहरा खुर्द और दूसरे पे नौशहरा कलां। ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। और उस पर जो है ये शहर वो कह रहे हैं शायद, क्योंकि ये उन्हें यकीन नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा ये अकबर ने, जो बादशाह अकबर था, शायद उसने आबाद किया था। एक सराय भी थी जिसमें जहांगीर ठहरा था। सराय कहते हैं जहाँ पर मुसाफिर खाना भी इसे कहते हैं, मुसाफिरों को ठहराया जाता था। तो वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मुसाफिर खाना भी था और जहाँ पर बादशाह जहांगीर ठहरा था। एक कला भी था, मगर तमाम सराय और कले गुजरते काफिलों की गर्द में मिलकर खुद भी गर्द हो जाया करते हैं। जब तारीखी इमारत को जो है वो गवर्नमेंट जो है
وہ نہیں دیکھتی اور وہ بادشاہوں کے بنائے ہوئے قلعے اور وہ جگہیں ساری کی جو ساری مٹی میں مل جاتی ہیں، جس طرح انسان مٹی میں مل جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ قلعے اور وہ سرائیں اب ویسی نہیں رہیں جیسا کہ وہ کبھی بنا کر گئے تھے۔ اب ہم دریا چل رہے تھے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک زمین تھی، اس کے آگے بھی زمین تھی، اور انہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور آج بھی آباد تھا، جس میں سنسکرت قواعد کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، یہ امپورٹنٹ MCQ بھی ہے، امپورٹنٹ کویسچن بھی ہے۔ اور وہ وہاں پر لاہور نام جو تھا اس زمانے میں بہت مشہور تھا، آپ کو کہیں نہ کہیں پر لاہور لکھا ہوا نظر آئے گا، اور وہ لوگوں نے شوق سے کبھی کسی گاؤں کا نام رکھ لیا، کبھی کسی جگہ کا نام رکھ لیا۔ تو لاہور جو ہے یہ اکثر آپ کو کسی چھوٹی موٹی جگہوں کے نام رکھے ہوئے میں لاہور یقیناً نظر آئے گا۔ تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں، اس کا نام بھی لاہور تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آج بھی آباد ہے، اور جس میں سنسکرت جو ہے یہ ایک زبان ہے، اس قواعد کا، اس سنسکرت زبان کے گرامر کے اصول ہیں، قواعد کا مطلب ہے گرامر کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ جو سنسکرت زبان ہے اس کا یہ عالم تھا پانینی، تو یہ وہاں پر پیدا ہوا تھا، کہاں پر؟ چھوٹے سے گاؤں لاہور میں۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ ہمیں سارا ڈیٹیل جو ہے یہ بتا دی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے کہ یہی ہند کبھی گندھارا کا پایہ تخت ہوا کرتا تھا۔ پایہ تخت کا مطلب ہے دارالحکومت۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر میننگ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ آپ کو جو ہیں آسانی کے لیے آپ کے دیے گئے ہیں۔ پایہ تخت کا مطلب ہے دارالحکومت۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا مشینی دور ہے، اس میں کسی کو کیا پتا کہ جو گاؤں ہنڈ تھا وہ کبھی گندھارا کا جو ہے پایہ تخت ہوا کرتا تھا، اور یہیں آ کر سکندر نے دریائے سندھ پار کیا تھا۔ یہ مختلف بادشاہوں اور مختلف اس ٹائم کے جو بھی راجا وغیرہ گزرے تھے ان کے نام ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے سپہ سالار تھے جنہوں نے مختلف علاقے فتح کیے ان کے نام بار بار آ رہے ہیں۔ یہاں آ کر سکندر نے دریائے سندھ پار کیا، اور چنگیز خان یہیں سے دریا کا پارٹ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا۔ دریا کا پارٹ، دریا کا ایک بڑا حصہ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا جو چنگیز خان تھا۔ یہی محمود غزنوی نے پنجاب کے راجا جے پال کو شکست دی تھی۔ اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے محمود غزنوی جو ہے غزنی کا بادشاہ تھا اور راجا جے پال پنجاب کا راجا تھا۔ تو یہاں پر اس علاقے پر، یہاں اس مقام کے اوپر محمود غزنوی نے راجا جے پال کو شکست دی تھی۔ اسی کو مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا۔ مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو، ہسٹری لکھنے والے کو۔ تو یہاں پر ہندوستان کا دروازہ جو ہے مورخوں نے اس کو ہندوستان کا دروازہ بھی کہا تھا کہ یہاں سے ہندوستان کی انٹری ہوتی ہے۔ مگر اب یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کبھی یہ اس کو ہندوستان کا دروازہ کہا گیا تھا، لیکن آج کل کیا ہے، یہ ایک گمنام غیر مشہور سا جو ہے ایک گاؤں ہے جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا ہے۔ اس کا کبھی ماضی شاندار ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے یہ ماضی ختم ہو چکا ہے۔ اچانک خیر آباد آ گیا، یہ بھی شہر کا نام ہے۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا، اکبر اعظم کا اٹک۔ یہ اکبر اعظم بادشاہ اکبر جو تھا ان کا اٹک، بنارس 4 صدیوں کا عینی شاہد، کتنے ہی زمانوں کا چشمدید گواہ۔ اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے، یہ اپنی فوج کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دریائے سندھ جو یہ عظیم الشان قلعہ تھا اٹک کا، اکبر اعظم کا اٹک، بنارس 4 صدیوں کا عینی گواہ۔ عینی گواہ کا ہے کہ موقع کا گواہ، 4 صدیاں جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے گزر گئی، کتنے ہی زمانوں کا چشمدید اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا گواہ ہے یہ۔ یعنی کہ یہ جو دریا ہے اور یہ قلعہ اٹک ہے، یہ کتنی صدیوں سے بنا ہوا ہے، اور 4 صدیاں کم از کم مصنف کے نزدیک گزر چکی ہیں، اور اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے، اور اب یہ ادارہ جو ہے یہ فوج کی تحویل میں ہے، اور وہاں ہماری فوج جو ہے انہوں نے مختلف آفیسز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے آج ہم نے تقریباً 1.5 پیج جو ہے یہ پڑھ لیا، اور آپ کے سبق کا نام تھا لڑی میں پروئے ہوئے موتی۔ میننگ ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کو دکھائے گئے ہیں اور آپ کو سمجھا بھی دیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بقیہ حصے کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔